मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में चाय के कुछ गिलासेस हैं और वो रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है। अचानक उसको एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सर है और ये दृश्य बहुत ही डरावना लगता है। उस औरत को देखने के बाद बच्चे के हाथ से चाय की गिलासेस टूट जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो औरत उस कटे हुए सर को लेकर पुलिस स्टेशन में जाती है और इंस्पेक्टर के टेबल पर उस सर को रख देती है। इंस्पेक्टर औरत से डरते हुए पूछता है कि बॉडी कहाँ है और फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर बॉडी है और आईपीएस अनुदीप जो कि कहानी का लीड एक्टर है और इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी वह इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और यहाँ अनुदीप अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है कि मैंने आईएएस की जगह आईपीएस चूज किया क्योंकि मुझे ऑफिस पेपर पे साइन करने की बजाय डिपार्टमेंट में अपनी अलग ही छाप छोड़नी थी और मैं इस गाँव में 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था। उसके बाद हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम ओडेला गांव में एक नव विवाहित कपल को देखते हैं जिसकी एक रात पहले शादी हुई है और उस कपल में आदमी का नाम वेंकटेश है और दूसरी तरफ लड़की का नाम है मधु। फिर हम इस गांव में एक और जोड़े को दिखाते हैं जिसमें पति का नाम है तिरुप्ति और पत्नी का नाम है राधा। राधा तिरुप्ति को पीट रही होती है क्योंकि तिरुप्ति राधा से झूठ बोलता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। फिर उस गांव के सरपंच अपने कपड़े इस्त्री करवाने के लिए राधा के घर पर आते हैं और यहाँ हमें समझ आता है कि राधा और तिरुप्ति दूसरों के गंदे कपड़े साफ और इस्त्री करते हैं। सरपंच राधा से पूछते हैं कि तुम इसे क्यों मार रही हो। राधा कहती है कि ये डेली शराब पीकर आता है और मुझसे झूठ बोलता है। अब सरपंच तिरुप्ति को समझाते हैं कि इतनी शराब मत पिया करो और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम विवेक को देखते हैं जो मधु का लवर है। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात मानी होती तो आज मधु तुम्हारी होती, न कि उस वेंकटेश की। विवेक अपने दोस्तों की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में एक खतरनाक प्लान बनाता है। अगले दिन कोई मधु के साथ दुष्कर्म करके उसको मार डालता है। अनुदीप उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां मधु की डेड बॉडी मिली है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि हुआ क्या है। गांव के सरपंच भी वहां पर आ जाते हैं और अनुदीप से बोलते हैं कि यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे हैं और ऐसी घटना पहली बार हमारे गाँव में घटी है। अब अनुदीप वेंकटेश और उसके फादर को पकड़ कर लाने का आर्डर देता है। फिर अनुदीप के पूछने पर वेंकटेश बताता है कि इस सब के पीछे मुझे लगता है विवेक का हाथ है क्योंकि उसने मेरे और मधु की एंगेजमेंट से पहले मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जान से मार देगा। वेंकटेश की बात को सुनकर अनुदीप विवेक को पुलिस रिमांड पर लेके आता है और उसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है। वहाँ के इंस्पेक्टर विवेक को खूब टॉर्चर करते हैं और उसे मारते पीटते भी हैं। टॉर्चर से बचने के लिए विवेक अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर उसे कोर्ट ले जाने के लिए बोलते हैं तो विवेक अनुदीप के पास जाता है और उसे बोलता है कि सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं तो मधु से प्यार करता था और मैं उसे क्यों मारूंगा। फिर अनुदीप अपने हाथ में रखे बोतल को विवेक की तरफ फेंकता है और विवेक अपने लेफ्ट हैंड से उस बोतल को कैच कर लेता है। ये देखकर वो विवेक को छोड़ने का आर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर अनुदीप पर गुस्सा होते हुए कहता है कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन आप इसको छोड़ क्यों रहे हो। तब अनुदीप इंस्पेक्टर को बताता है कि विवेक बेकसूर है क्योंकि जो निशान मधु की डेड बॉडी पर मिले हैं वो किसी के राइट हैंड के हैं, लेकिन विवेक तो लेफ्टी है। साथ ही साथ हमको जो फुटप्रिंट्स के निशान मिले हैं वो विवेक के फुटप्रिंट से काफी बड़े हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट से हमें यह भी पता चला है कि जबरदस्ती के दौरान जो सीमन मधु की बॉडी के अंदर गया वो किसी 25 से 30 साल के आदमी का है और विवेक तो अभी 20-22 साल का है। ये सुनकर सारे पुलिस वाले अनुदीप से काफी इम्प्रेस होते हैं और फिर अनुदीप विवेक को छोड़ देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर को एक कॉल आती है और फिर इंस्पेक्टर अनुदीप को बताता है कि गाँव में एक और लड़की का मर्डर हुआ है। इसके बाद तुरंत अनुदीप इंस्पेक्टर और अपने कुछ साथियों के साथ उस घटनास्थल पर पहुंचता है। अनुदीप को वहां खड़े लोगों से ये पता चलता है कि इस लड़की के साथ भी पहले जबरदस्ती हुई और फिर इसे भी मार दिया गया और इसकी शादी भी एक रात पहले ही हुई थी। अब अनुदीप हैरान हो जाता है कि कौन है जो शादी के तुरंत बाद लड़कियों को किडनैप कर रहा है और उनके साथ जबरदस्ती करके मर्डर कर रहा है। अब रात को अनुदीप अपनी गर्लफ्रेंड स्फूर्ति से बात करता है और उसको सारी बातें बताता है। तब स्फूर्ति उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला। ये सुनकर अनुदीप भागा भागा उस जगह पर वापस जाता है जहाँ पे मर्डर हुआ था। वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको वहाँ एक मोबाइल फोन मिलता है जो उस लड़की का है जिसका मर्डर हुआ है। अब अनुदीप उसको लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ फोन की बैटरी डाउन होने की वजह से वो स्टार्ट नहीं होता। इसलिए अनुदीप फोन को चार्ज करके फोन ऑन करता है और चेक करने लगता है कि इसमें क्या क्या चीज है। तभी फोन की गैलरी में उसको एक वीडियो मिलती है जिसमें खूनी की आवाज रिकॉर्ड हुई है। अनुदीप उन आवाजों को सुनकर एक अंदाज से यह समझने की कोशिश करता है कि घटनास्थल पर क्या हुआ होगा और फिर इसके बाद पुलिस वाले गांव के लोगों को ये वॉइस नोट सुनाकर सवाल पूछते हैं कि किसी ने ये आवाज पहचानी, क्योंकि ये आवाज तुम में से किसी एक की हो सकती है। लेकिन सभी गांव वाले ना में जवाब देते हैं और फिर इसके बाद पुलिस राधा के घर पर जाती है और उसे भी ये वॉइस नोट सुनाकर सवाल जवाब करती है। तभी तिरुप्ति बोलता है कि ये आवाज तो जानी पहचानी है। वो इतना कह ही रहा होता है कि तभी तिरुप्ति का भाई चंदू यह वॉइस नोट सुनकर डर जाता है और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि चंदू ने ही उन दोनों का खून किया है। अगले दिन पुलिस चंदू के एक दोस्त को पकड़ लेती है क्योंकि चंदू का दोस्त भी उसी गांव का है और सारे लोगों के साथ साथ वो भी अनुदीप के शक के दायरे में था। अब इंस्पेक्टर उसे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है और चंदू का दोस्त वैसा ही करता है। फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद
वो उस आवाज को उस वॉइस नोट से मैच करता है, लेकिन उसकी वॉइस मैच नहीं होती और फिर चंदू के दोस्त का लॉयर उसे पुलिस से छुड़ाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। अब एक दिन सरपंच अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर पुलिस स्टेशन आता है, लेकिन अनुदीप सरपंच से कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर दीजिए। सरपंच उसकी बात को मजाक में लेता है, लेकिन अनुदीप उसको फिर कहता है कि गांव की हालत जिस तरह की है, आपको अपनी बेटी की शादी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। लेकिन इस बार सरपंच अनुदीप की बात को सुनकर गुस्से से बोलता है कि मेरी बेटी सबकी जैसी नहीं है, मेरे घर की तरफ किसी की नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं है। अनुदीप उसको समझाने की फिर कोशिश करता है, लेकिन सरपंच उसकी बात ही नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब सरपंच की बेटी की शादी वाले दिन चंदू का दोस्त सरपंच की बेटी की फोटो लेता है और ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इधर अनुदीप कुछ पुलिस वालों को सरपंच के घर के बाहर तैनात करता है और उनसे बोलता है, तुम सब ध्यान रखना, वो किलर कहीं आसपास ही है। अब अगली सुबह सरपंच की बेटी अपने किसी सहेली को छोड़ने ओडेला रेलवे स्टेशन पर जाती है। वो पुलिस वाले जो वहाँ पर तैनात थे वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। सरपंच की बेटी और उसकी सहेली रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठे हुए हैं और सामने पुलिस वाले एक चाय की दुकान से उन पे ध्यान रख रहे हैं। तभी एक ट्रेन आती है और ट्रेन के जाने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि सरपंच की बेटी गायब है और उसकी सहेली जमीन पर पड़ी हुई है। वो पुलिस वाले तुरंत अनुदीप को कॉल करके बताते हैं। अब अनुदीप ये बात सुनकर वहाँ भागा भागा आता है और किलर को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर उन झाड़ियों में पड़ती है जहाँ सरपंच की बेटी की डेड बॉडी पड़ी होती है और वो किलर भी वहीं कहीं छुपा होता है। तभी वो किलर उन पुलिस वालों को घायल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से अनुदीप उस किलर पे एक पत्थर चला देता है, जिसके बाद वो किलर जख्मी होता है और फिर सब उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। ये किलर कोई और नहीं बल्कि चंदू है। अब पुलिस स्टेशन में चंदू को खूब टॉर्चर किया जाता है। चंदू के पकड़े जाने की खबर सुनकर राधा और तिरुप्ति को शौक लगता है। अब सरपंच चंदू को ले जाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। उस समय अनुदीप वहाँ पर नहीं होता और सरपंच इंस्पेक्टर से कहता है कि इस चंदू को तुम मेरे हवाले कर दो, इसको मैं देख लूंगा और इसके बदले में मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर मान जाता है और सरपंच चंदू को लेकर वहाँ से निकलता है। अनुदीप जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो उसको पता चलता है चंदू तो गायब है। थोड़ी देर बाद उसको ये भी पता चलता है कि उस इंस्पेक्टर ने सरपंच के हाथ में चंदू को सौंप दिया। अनुदीप इंस्पेक्टर से कहता है कि यह जॉब मैंने अपने पैशन के लिए ज्वाइन की है, ना कि पैसों के लिए। थोड़े से पैसों के लिए तुमने चंदू को सरपंच को क्यों सौंप दिया? इंस्पेक्टर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसकी शादी भी करनी है, इसके लिए पैसे लगेंगे, पैशन नहीं, और हमें पुलिस की ड्यूटी करने के लिए उतने पैसे कहाँ दिए जाते हैं। अनुदीप इंस्पेक्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत अब एसपी से करूंगा, लेकिन इंस्पेक्टर को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अनुदीप को यह जवाब देता है कि एसपी से मैं खुद जाकर बात कर लूंगा। अब दिखाते हैं तिरुप्ति और राधा को, जो पुलिस स्टेशन आते हैं और अनुदीप से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम चंदू को छोड़ दो क्योंकि चंदू ने कोई क्राइम नहीं किया है। लेकिन अनुदीप उनसे कहते हैं कि चंदू को अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसे सरपंच को सौंप दिया है। इसके बाद तिरुप्ति और राधा सरपंच के पास जाते हैं जहां वो उनसे चंदू की जान की भीख मांगते हैं, लेकिन सरपंच राधा को बुरी नियत से हाथ लगाता है। ये देखकर तिरुप्ति को बहुत गुस्सा आता है और सरपंच को धमकाने लगता है कि ऐसा मत करो। तभी सरपंच तिरुप्ति से कहता है कि तुम्हारी बीवी के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो इतना गुस्सा हो गए, लेकिन इस चंदू ने तो मेरी फूल जैसी बेटी के साथ जबरदस्ती की है और फिर उसे मार डाला, तो अब तुम लोग ही बोलो मैं क्या करूं। फिर सरपंच तिरुप्ति और राधा से कहते हैं कि इस चंदू को बचाना तो नामुमकिन है, अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद तिरुप्ति और राधा बहुत से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं मदद नहीं मिलती। और अब अनुदीप सरपंच को फोन करता है और बोलता है चंदू बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए, हमें कोई गलतफहमी हुई है और हमने गलती से किलर के बजाय चंदू को पकड़ लिया। ये सुनकर सरपंच चंदू को लेकर राधा के घर जाता है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जब तक चंदू ठीक ना हो जाता है इसके सारे पैसे मैं ही दूंगा, क्योंकि सरपंच ने चंदू को बहुत बुरी तरह से पीटा था। लेकिन राधा उसे मना कर देती है और बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ये गलत नहीं है। ये सुनकर सरपंच अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा होता है और फिर अपने घर वापस लौट आता है। अगले सीन में अनुदीप स्फूर्ति से बात कर रहा होता है। तभी स्फूर्ति अनुदीप से कहती है कि चलो हम साथ में इन्वेस्टिगेट करते हैं। अनुदीप हैरान हो जाता है और उससे बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्फूर्ति अनुदीप से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं और किलर हमारी शादी के बाद मेरी तलाश में मेरे पीछे आएगा और फिर हम उसको पकड़ लेंगे। अनुदीप उसकी इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है क्योंकि वो स्फूर्ति की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, लेकिन स्फूर्ति के बार बार कहने पर फिर वो शादी के लिए मान ही जाता है। और अगले दिन अनुदीप मीडिया में ये अनाउंस करता है कि मैं 3 दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ शादी करूंगा। और फिर वो किलर को चैलेंज करता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम स्फूर्ति जो मेरी होने वाली वाइफ है उसको कुछ करके बताओ। अगले दिन अनुदीप और स्फूर्ति मंदिर में शादी कर लेते हैं और जब अनुदीप और स्फूर्ति अनुदीप के घर पर आते हैं वो देखते हैं कि उनके गेट पर एक लेटर रखा हुआ है। अनुदीप जब उस लेटर को देखता है तब उसको पता चलता है कि किलर ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद रात में हम तिरुप्ति, चंदू और उसके दोस्त को साथ में शराब पीते हुए देखते हैं, जहां चंदू का दोस्त स्फूर्ति की खूबसूरती की तारीफ करता है और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि जैसे
इन सब के दिमाग में कुछ शैतानी चल रही है। अब इधर जब राधा अपने घर पे सो रही होती है, तभी ऊपर के रैक में रखी हुई एक पेटी उसके सामने जमीन पर गिरती है और राधा जब उस पेटी को खोलती है तो उसमें लड़कियों के अंडरगारमेंट्स और गहने मिलते हैं। उन गहनों में सरपंच की बेटी की एक रिंग भी होती है, जिसे राधा पहचान लेती है और वो सभी गहने लेकर सरपंच के पास जाती है। सरपंच भी उस रिंग को देखकर कहता है कि हाँ, ये मेरी बेटी की रिंग है। ये सुनने के बाद तो मानो जैसे राधा को झटका लगता है और वो सरपंच से बिना कुछ कहे वहाँ से चली आती है। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी मर्डर हुए हैं उन सभी के घर वालों के पास राधा जाकर उन गहनों को दिखाती है और फिर वो सभी कहते हैं कि हाँ, ये गहने हमारी बेटी के ही है। अब राधा को सब कुछ समझ में आ गया कि हुआ क्या है। इधर अनुदीप के गंदे कपड़ों को ले जाने के लिए तिरुप्ति उसके घर पर आता है और अनुदीप उसको अपने घर में आने की परमिशन दे देता है। फिर तिरुप्ति सारे कपड़े लेकर चला भी जाता है, लेकिन तभी राधा अनुदीप को कॉल करके सारी बात बता देती है और कहती है कि इन लड़कियों का खूनी और कोई नहीं, मेरा पति तिरुप्ति है। ये सुनने के बाद अनुदीप स्फूर्ति को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन स्फूर्ति वहाँ पर नहीं होती और अब अनुदीप को सारी बातें समझ आ जाती है। तिरुप्ति ने ही स्फूर्ति को किडनैप किया है। राधा तिरुप्ति को खोजने अपने घर वापस आती है, लेकिन तिरुप्ति वहाँ भी नहीं होता। तो राधा उसके कपड़ों को अपने कुत्ते को सुंघाती है और फिर उसके कुत्ते की मदद से तिरुप्ति तक पहुँच जाती है। वह कुत्ता राधा को एक कुएं के पास लेकर जाता है, जहाँ राधा देखती है कि तिरुप्ति स्फूर्ति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वह तिरुप्ति से जाकर पूछती है कि मैंने ऐसी कौन सी कमी कर दी थी जो तुम इस हद तक गिर गए हो। तिरुप्ति उससे कहता है कि इन सब गुनाहों की वजह तुम हो और फिर वो उसे अपने और राधा के रिलेशन के बारे में बताता है, जो कि एक नॉर्मल पति पत्नी जैसा होता ही नहीं है। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग सोते थे और उनके बीच कभी भी पति पत्नी जैसा रिश्ता बना ही नहीं, और इसलिए तिरुप्ति ने ऐसा काम किया। इसके बाद राधा तिरुप्ति को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तिरुप्ति राधा के सामने पड़ी एक लकड़ी से वार कर देता है और राधा वहीं जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद तिरुप्ति स्फूर्ति के साथ फिर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन राधा सामने पड़ा एक हथियार उठाकर तिरुप्ति का गला ही काट देती है और इसके बाद हमें मूवी का वही शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है, जहां राधा तिरुप्ति का सर लेकर पुलिस स्टेशन आती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। इस मूवी का पार्ट 2 भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा।